लोग अपने मन से कुछ दवा डाल लेते हैं आँखों में लाली आई, खुजली हुई और केमिस्ट के वहाँ गए, उन्होंने ड्रॉप दे दी, उनमें यूजुअली स्टेरॉइड होता है, तो स्टेरॉइड से आपकी खुजली, लाली वगैरह सब खूब अच्छी हो जाएगी। पेशेंट सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी दवा है। जब बच्चा 4-5 साल की उम्र का है तो एक बार ज़रूर जाँच हो जानी चाहिए, तो उस समय हम लोग इस एम्ब्लायोपिया को पकड़ सकते हैं। इसको लेज़ी आई लेमन टर्म या आलसी आई कहते हैं। मोबाइल को स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आंखें थक जाएंगी और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन का रूरल टीवी और ये है हमारा खास शो डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे आंखों की रोशनी की और आंखों को कैसे स्वस्थ रखें। इस टॉपिक पे हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत शाह जी, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं लखनऊ में, और इनसे काफ़ी विस्तार में बात करेंगे कि क्या बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल से लेके और कैसे इनसे बचा जाए, उनका इलाज क्या है। सर, ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई आंख से परेशान है, प्रदूषण की बात कर लें, चाहे वो लाइफस्टाइल की बात कर लें, सबसे ज़्यादा मोबाइल की बात कर लें, ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है? मोबाइल या कोई भी डिजिटल हम लोग गैजेट यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम जिसमें भी हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मुख्य परेशानी आ रही है वो ये है कि सब लोगों को ड्राइनेस की परेशानी हो रही है। तो ड्राई आइज़ की वजह से क्या होता है, जब हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो जितनी जल्दी हमें ब्लिंक करना चाहिए, ब्लिंक नहीं करते हैं। एक तो हम लोग को पूरा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग नॉर्मल रेट में ब्लिंक करें। जिन लोगों को कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर बैठना है, उन लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पूरा ब्लिंक करें, यानी कि पूरी तरीके से आँख बंद करें, ऐसा नहीं कि हाफ ब्लिंक करें। बहुत सारी प्रॉब्लम ये इस वजह से भी है कि हाफ ब्लिंक करते हैं। जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं और आँख खोलते हैं, हमारी आँख नम होती है। अगर हम ब्लिंक नहीं करेंगे तो हमारी आँखों में ड्राइनेस बढ़ जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर हमें चश्मे की ज़रूरत है और हम चश्मा नहीं लगा रहे, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएँगी, हेडेक होगा। पोस्चर ठीक नहीं रखी है, उसकी वजह से भी हेडेक होगा। अगर हम मोबाइल ऐसे झुक के देखे जा रहे हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के लिए, तो उसकी वजह से भी हेडेक की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। बच्चों में भी और इवन बड़ों में भी, जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा समय मोबाइल में बिता रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जो एसी में हम लोग बैठते हैं अगर, तो एसी में बैठने से ये प्रॉब्लम फर्दर बढ़ जाती है, क्योंकि एसी हमारे कमरे की नमी को कम कर देता है, तो ड्राइनेस और बढ़ जाती है। ड्राइनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मोबाइल में या कोई भी स्क्रीन के सामने हम बैठेंगे, ब्लिंक नॉर्मली करेंगे तो हमारी ड्राइनेस कम होगी। दूसरा, अगर हम लोगों को ज़्यादा देर बैठना ही है मोबाइल में, तो हमें लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पलकें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे भी गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी जो आर्टिफिशियल टीयर है वो ज़्यादा सूट करेगी। तो हम, अगर किसी को ज़्यादा देर बैठना ही है, 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम है किसी का, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग और ड्राइनेस भी हो रही है तो एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज़ करें। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा आर्टिफिशियल जो टीयर्स होते हैं, मतलब वो कोई दवाई होती है कि या उसको कैसे यूज़ करना है, उसका जी क्या हाँ, जी तरीका हाँ, होता है? दवाएँ ज़रा होती हमारे हैं। हाँ, वो दर्शकों को दवाएँ होती हैं। हमारे पास ज़्यादातर ड्राइनेस के लिए यही है कि हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करते हैं, और वो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस सीवियरिटी की ड्राइनेस है। अगर ड्राइनेस माइल्ड है तो हल्की दवाई यूज़ की जाती है, अगर ज़्यादा है तो और ऐसे पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादा देर आँख में रहें। और कारण भी हमें जानना पड़ता है। कितनी बार टीयर का सिक्रीशन ही कम हो रहा होता है, आँसू कम बन रहे होते हैं। तो अब हमारे पास ऐसी भी दवाएँ हैं जो थोड़ा टीयर के सिक्रीशंस को बढ़ाती हैं, आँसुओं के सिक्रीशंस को बढ़ाती हैं। तो पेशेंट को किस तरह की, किस सीवियरिटी की प्रॉब्लम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उस हिसाब से हम लोग दवा देते हैं। जी, अभी आपने बताया कि जो गंदगी जमा हो जाती है पलकों में, उस वजह से भी ड्राइनेस होती है। हमें रूटीन लाइफ में किस तरीके से क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आँखें सुरक्षित रहें? नॉर्मल हाइजीन मतलब हमें अपना फेस जैसे साफ करते हैं तो आँखों के आस-पास भी साफ रखना चाहिए। और कितनी बार ये होता है, वहाँ पे डैंड्रफ टाइप की चीज़ जमा हो जाती है, इसको हम लोग ब्लेफराइटिस कहते हैं। और उसके अलावा कुछ वहाँ पे कीटाणु भी जमा हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी जमा हो जाते हैं, तो वो जब तक हम एग्ज़ामिन नहीं करेंगे वो समझ नहीं आएगा। और जाड़ों के दिनों में डैंड्रफ वाली चीज़ जो है ये ज़्यादा होती है, पलकों का सूखापन जो है वो जाड़ों में ज़्यादा होता है। तो एक डायबिटिक पर्सन के लिए आपकी क्या सलाह होगी? वो कैसे-कैसे नज़र रखे कि उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी ना हो? ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये पता ही नहीं है कि उनकी आँखों में असर हो जाता है और आँखों से में अंधता तक आ सकती है, पूरे ब्लाइंड हो सकते हैं। ये बहुत अवेयरनेस की कमी है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में। कितने ही हम लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं, साहब मेरी तो शुगर बिल्कुल सही रहती है, तो मुझे क्यों आँखें चेक करानी चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो साल में 1 बार डायलेटेड आई एग्जामिनेशन कराता है, मतलब दवा डाल के हम लोग पुतली चौड़ी करके अंदर पर्दे की जांच करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि साल में 1 बार ज़रूर होता रहे हर डायबिटिक पेशेंट में।
ये डायबिटीज आंखों पे असर कैसे करता है, ताकि एक आम जो दर्शक है वो उससे रिलेट कर पाए, कि समझ पाए कि ये कितना इंटर रिलेशन कितना खतरनाक है। तो डायबिटीज से क्या होता है, मोटे तौर पे हमारे जो खून की नलियां होती हैं उसमें छेद बन जाते हैं, जिसकी वजह से पानी और खून का स्राव होने लगता है। तो उसकी वजह से हमारे पर्दे में ब्लड आता है शुरू में, और सूजन आती है, जिसकी वजह से हमारी रोशनी कम होती है। और अगर हम लोग और देर कर देते हैं, पेशेंट लोग उस समय भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो और शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो फिर धीरे धीरे खून की नई नलियां बन जाती हैं जो कि ब्लीड करती हैं, और पूरे पूरे आंख के अंदर ब्लड भर जाता है, और फिर वो हमारा पर्दा भी डिटैच हो जाता है और पूरा पूरा अंधता आ सकती है। और अगर हम इसको शुरुआती स्टेज में पकड़ लें, तो शुरुआती स्टेज में आंख के अंदर कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या लेजर किया जाता है, या दोनों चीजें की जाती हैं, जिससे कि आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। लेकिन उससे भी जरूरी है कि शुगर अपनी स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखें, और ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज से आंखें खराब होती हैं और उसके बाद जब ट्रीटमेंट होता है, आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कितने परसेंटेज चांस रहते हैं कि वैसे ही हो जाएंगी, वो उतना ही रोशनी वापस आ जाएगी, या एक बार खराब होने के बाद क्या कुछ उसका असर रह जाता है? बिल्कुल, अगर अगर आप बहुत लेट स्टेज में आए हैं तो कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, यानी कि अब दोबारा वो वापस नहीं आ सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हो, तो उसी समय तुरंत एक बार आँख का चेकअप होना चाहिए। उसके बाद हर साल आपका चेकअप होना चाहिए। अगर आँख में डायबिटीज़ का कुछ असर है, तो डॉक्टर और जल्दी भी बुला सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने में भी चेकअप करा सकते हैं। अगर मरीज़ सही टाइम में आ जाएँ, शुगर और ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखें, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी अपना, ट्राइग्लिसराइड्स जो लिपिड्स होते हैं ये कंट्रोल रखें, तो फिर इससे बचा जा सकता है। जी। सर, ये जैसे हमारे पास कई सारी बीमारियाँ होती हैं, उनके वैक्सीनेशन हो जाता है, चाहे वो कोविड की बात करें या उसके पहले इन्फेक्शन की बात करें। क्या आँखों की बचने के लिए कोई समस्या ना आए, वैक्सीनेशन जैसा कोई सीन बनता दिख रहा है? आँखों में ऐसा कुछ नहीं है, कोई वैक्सीनेशन टाइप की चीज़ नहीं है। बस ज़रूरी है कि साल में एक बार सब लोग चेकअप कराते रहें। चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा लगाएँ, और कोई बीमारी होगी तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मोतियाबिंद का बनना है, जो कि 40-50 साल के बाद सभी लोगों के में बनता है। हालाँकि सबको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 40-50 साल में शुरुआत सबके हो जाती है, तो इसलिए चेकअप करना ज़रूरी होता है। ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट थीफ कह सकते हैं उसे, वो चोरी, ऐसे कि हमारी आँखों की दृष्टि की चोरी कर ले जाता है, और मरीज़ को पता नहीं चलता है, क्योंकि मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और इसीलिए उसको अर्ली स्टेज में अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें ग्लाकोमा को, तो अच्छा रहता है। अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें पूरी तरीके से रोशनी आपकी जा सकती है। वो इतनी धीरे-धीरे जाती है, बिना दर्द के जाती है, तो पेशेंट्स को पता नहीं चलता है। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? आदमी जब पकड़ में आता है तो काफ़ी देर हो जाती है, आपने बताया कि, तो इसको शुरुआत में कैसे पकड़ें? जैसा कि मैंने बताया, इसमें कुछ भी पेशेंट को पता नहीं चलता है, कोई दर्द नहीं होता। हमारा जो फ़ील्ड होता है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। जैसे हमें चारों तरफ इधर दर्द दिख रहा है, वो धीरे-धीरे कम होगा। तो जब अगर हमें इधर का नहीं भी दिख रहा है, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सामने का तो दिख ही रहा है। तो जब मरीज़ को सामने का धुंधला दिखने लगा, यानी कि जब फ़ील्ड इतना कम रह गया, जब वो पता होगा, तो अब हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम शुरुआती स्टेज में उसको पकड़ लें। प्रेशर चेक किया जाता है, आँख के अंदर देखा जाता है कहीं उसका असर तो नहीं है। कुछ दवाएँ होती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, उनसे भी ग्लाकोमा के होने के चांसेस होते हैं। ये स्टेरॉइड्स अस्थमा वाले मरीजों में भी दी जाते हैं, स्किन कंडीशंस होती हैं उनमें भी दिए जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियों में दिए जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को स्टेरॉइड चल रहा है, उनको तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो लोग अपना आँखों का चेकअप कराते रहें। स्टेरॉइड से ग्लाकोमा के साथ-साथ मोतियाबिंद भी जल्दी बन जाता है, और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स देखने जाते हैं कि स्टेरॉइड चल रहा था लंबे समय से और उनके ग्लाकोमा हो गया, पता ही नहीं चला। जब पता चला तो बहुत लेट हो गए थे। थोड़ा-सा इसको हम डिटेल में समझना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको कैसे उसको उसको क्या धुंधला दिखने लग जाएगा, या उसको आस-पास दिखेगा ही नहीं? आस-पास पहले नहीं दिखेगा, लेकिन तब तक पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि पेशेंट को कुछ समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि सामने का दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वो शुरू में पढ़ भी ले रहे हैं। जब वो हमारा फ़ील्ड कम हो गया, जब बहुत कम रह गया, इधर बिल्कुल दिखना बंद हो गया, तब उनको समझ आएगा, तब तक बहुत लेट हो चुके हैं। हालाँकि उस स्टेज में भी अगर पेशेंट आ जाए तो वहाँ पे रोका जा सकता है उसको, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुके होंगे। उसको अपना दैनिक कार्य करने में इसीलिए दिक्कत होती है, लोगों को ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है। हो सकता है सामने का दिखे, नीचे ना दिख रहा हो। ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको समझ नहीं आता सीढ़ी कहाँ पे है, तो ये सब परेशानियाँ आ सकती है। तो सर, इसका ट्रीटमेंट क्या-क्या होता है? क्या मेडिसिन से ही होता हाँ, है, मेडिसिन्स सर्जरी? होती हैं, कभी-कभी लेज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर मेडिसिन्स काम नहीं कर, वैसे तो बहुत आजकल अच्छी मेडिसिन्स हैं, सर्जरी के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन्स काम नहीं करें तो आगे ऑपरेशन भी किया जाता है।
लेकिन ऑपरेशन सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए किया जाता है। जो ग्लूकोमा में रोशनी चली गई वो वापस नहीं आती है ऑपरेशन से। हम इंसानों से क्या गलतियां होती हैं कि आंखों पे ये इस तरीके की समस्या आ जाती है? लोग अपने मन से कुछ दवा डाल लेते हैं आंखों में लाली आई, खुजली हुई और केमिस्ट के वहाँ गए, उन्होंने ड्रॉप्स दे दी, उनमें यूजुअली स्टीरॉइड होता है, तो स्टीरॉइड से आपकी खुजली, लाली वगैरह सब खूब अच्छी हो जाएगी। पेशेंट सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी दवा है, बस उसको रोज 1-2 बार डालना शुरू कर दिया, जहाँ खुजली लाली हुई फिर डाल लिया, और वो बार बार डालने से जो है हमारे ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि अपने मन से दवा डाल लेते थे और फिर ग्लूकोमा लेके आते हैं। तो इसलिए अपने मन से कोई दवा नहीं डालनी चाहिए आंखों में। हेरिडिटरी डिजीजेस भी होती हैं, अगर हमारे फैमिली में ग्लूकोमा है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जिनकी फैमिली में ग्लूकोमा है तो उनको और ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उनके ग्लूकोमा के चांसेस और लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। सर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो वो ऑनलाइन बहुत सारे चश्मे हैं, जाके वो खरीद लेते हैं कि आप मुझे नंबर भेजो, मैं कर देंगे। उसका आई चेकअप का एक तरीका क्या होता है? हाँ, वो चीज़ सही नहीं है, तो प्रॉपर आपको किसी आँख के डॉक्टर से अपना पूरी जाँच करानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो आपकी जाँच करेगा पूरा आँख में आगे से पीछे तक कोई बीमारी है कि नहीं है वो पूरा जाँच करेगा, और चश्मे का नंबर भी प्रॉपर मिलेगा। कितनी बार इस तरह से चश्मा लेने से बहुत गलत चश्मे का नंबर लोग लगाते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, खाली चश्मे का नंबर नहीं दिया जा रहा है, आपको पूरा आँख का आगे से लेके पीछे तक, सबसे बाहर की लेयर होती है जो कॉर्निया, वहाँ से लेके रेटिना और जो हमारी नर्व जो हमारे दिमाग में जा रही है, पूरा चेक किया जाता है। तो उन्हीं से पता चल जाती है कि कोई ग्लूकोमा की शुरुआत तो नहीं हो रही है, कोई डायबिटीज़ की शुरुआत तो नहीं हो रही है, कोई और बीमारी तो नहीं आ रही है, ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, एलर्जीज होती हैं, तो उसका अपना इलाज किया जाता है। तो क्या आँख चेकअप करने के दौरान क्या हम शरीर में कोई दूसरी बीमारी नहीं है, वो क्या पता चल सकता है क्या उससे? बहुत बार हमारे हम ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको हमने जब देखा कि पर्दे में ब्लड है, हमने उनका ब्लड का वो तो कह रहे थे कि हमें डायबिटीज़ है ही नहीं, और जब शुगर टेस्ट कराई तो पता चला उनको डायबिटीज़ है। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हमें आँख से ही पता चल जाता है कि जो है इनको कोई शारीरिक बीमारी और भी है। एम्ब्लायोपिया, जैसे आलसी आँख, क्या हमारी आँखें भी आलसी हो सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगेन एक ये ऐसी बीमारी है जो हम चाहते हैं कि हर बच्चे का एग्जामिनेशन, जब बच्चा 4-5 साल की उम्र का है तो एक बार जरूर जांच हो जानी चाहिए। तो उस समय हम लोग इस एम्ब्लायोपिया को पकड़ सकते हैं। इसको लेजी आई, लेमन टर्म या आलसी आई कहते हैं। तो ये इसलिए होती है कि जैसे किसी पेशेंट के उसमें एक आंख सही है और दूसरी आंख में बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर है, या एक आंख में हल्का चश्मे का नंबर है, दूसरी आंख में ज़्यादा चश्मे का नंबर है, तो जिस आंख में ज़्यादा चश्मे का नंबर है वो आई लेजी हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हमारी आंख का डेवलपमेंट 7-8 साल की उम्र में पूरा हो जाता है। अगर उससे पहले हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर लें और प्रॉपर बच्चे को चश्मा दे दिया जाए तो उस आंख को हम लोग उसकी रोशनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपने बताया लेजी आई, क्या आँख वो लक्षण क्या होते हैं? क्या आँख मूवमेंट कम हो जाता है? नहीं, मूवमेंट वगैरह कुछ कम नहीं होता। पेशेंट को एक आंख से दिख ही रहा होता है, इसलिए वो सारा काम कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे को एक आंख से नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों आंख खोल के उनका सारा काम चल रहा है। हमारे पास पेशेंट 25-30 साल 40 साल की उम्र में आते हैं कि एक आंख से साफ दिख ही नहीं रहा, वो पता चला किसी वजह से उन्होंने एक आंख बंद करी, तब पता चला कि जो है एक आंख से नहीं दिख रहा। कब किस किस उम्र में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा अटैक करती है? अब देखिए, बच्चों में जैसे एलर्जीज बहुत कॉमन है, खुजली होना, लाली होना, एलर्जी जिसकी वजह से पर ज़्यादा कॉमन होती हैं। बच्चों में चश्मे के नंबर के चांसेस उसी समय से शुरुआत होते हैं। बाकी 40 साल के बाद सभी लोगों को नज़दीक का चश्मा लगता है, तो उस उम्र के बाद सभी को चश्मे की ज़रूरत होती है, तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि सभी के हो जाती है। बाकी जो मोतियाबिंद है वो 40-50 साल की उम्र के बाद सभी लोगों में शुरुआत हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत सब में नहीं पड़ती है। जब मोतियाबिंद इतना बढ़ जाता है कि हमारा अपना रेगुलर काम, जो नियमित काम है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर ये एक सवाल आया है मेरे पास कि कॉन्टेक्ट लेंस अगर लगवाते हैं तो उसमें किस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिए? सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट लेंस के साथ एक तो यह है कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है अगर हम हाइजीन का ख्याल ना रखें। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंस कुछ मंथली डिस्पोजेबल जैसे हैं, उनको हर महीने में बदल लेना चाहिए। अगर हम पुराने लेंसेज को पहन रहे हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस को रात को नहीं लगाना चाहिए, अगर हम लगा के सो रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस को साफ करने के लिए एक सोल्यूशन होता है और उसको रात भर डुबाने के लिए एक सोल्यूशन होता है, उसको रोज चेंज करना होता है। अगर हमने वो चेंज नहीं किया तो उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस में इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कभी कभी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी परमानेंटली भी डैमेज हो सकती है। सर अभी बीच में आपने बताया कि ब्लिंक ना करने से ड्राइनेस आती है, तो जो आँख है वो उसका रेशियो क्या हो, कितना ब्लिंक करे, 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में करीब हम लोग 14-15 बार
16 बार 14-16 बार ब्लिंक करते हैं। और जब हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं तो हम लोग 8-10 बार कर देते हैं, ब्लिंक कम करने लगते हैं। तो ऐसा देखा गया कि 8 से 10 बार। तो इसलिए जानबूझ के हमें ब्लिंक करते रहना चाहिए जब हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। तो ये ब्लिंक करना एक एक्सरसाइज ही हुआ कि थोड़ा रिलैक्स मिलेगा उसमें और ड्राइनेस नहीं होगी। तो हमारे जो दर्शक साथी हैं वो अगर आप लगातार मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप बैठे हैं तो आँखों को, पलक को आप झपका सकते हैं, बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कि एक मिनट में 15 बार होना चाहिए, तो आपकी आंखें थोड़ी सी सुरक्षित रहेंगी, ड्राइनेस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक ये जो कई बच्चों में भी देखा है और बुजुर्गों में भी होता है कि जो विज़न है वो कम होते होते इतना कम हो जाता है कि उनका चश्मा मोटा हो जाता है। तो जो मोटा चश्मा है उसको कैसे हटाया जाए, क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं और अच्छे सर्जरीज हैं जिससे हम लोग चश्मा हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें थॉरो जांच करनी पड़ती है आँख की, और ये देखना पड़ता है कि आँख सूटेबल है कि नहीं। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो चश्मा हटाने वाली सर्जरी होती है 18 साल की उम्र के बाद ही करते हैं, जब हमारा नंबर स्टेबलाइज होता है। जो लोग 8, 10, 12 इस तरह का नंबर का चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा अगर हटा दें तो उनको ऑलमोस्ट कुछ दिखता ही नहीं है, वो रास्ता भी नहीं चल सकते, सड़क नहीं पार कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर चश्मे के बगैर वो एक तरह से बिल्कुल हैंडीकैप आते हैं। तो इन सब पेशेंट्स के लिए आपको रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम लोग कहलाती है। तो उसको लेजर से या आँख के अंदर लेंस लगा के, उसको ICL सर्जरी कहते हैं, उससे हम लोग आपको चश्मे से छुटकारा मिल सकता है। ये कितना सेफ होता है और कितना, आज अगर भारत में कोई कराता है तो कितना खर्चा आ जाता है? वो डिपेंड करता है। लेज़र सर्जरी तो आपकी 50,000 से लेके और 1-1.5 लाख रुपए तक में हो जाती है। दोनों आँखों का एक साथ हम लोग कर देते हैं। उसके अलावा इसी तरह से जो ICL सर्जरी होती है, एक आँख का खर्चा डिपेंडिंग ऑन कैसा वाला हम लोग लेंस लगा रहे हैं, 50-60 से 80,000 तक। तो वो चश्मा हटा के अंदर लेंस लग जाता है? जी 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 जी। मोतियाबिंद के बारे में थोड़ा सा लोगों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे दर्शक साथी जानना चाहते होंगे कि वो कितना खतरनाक है और उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए जो उनकी आंखें सुरक्षित रहें। तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली 40 साल के बाद धीरे धीरे मोतियाबिंद बनना शुरू हो जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारे आंख का अंदर लेंस होता है वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, उसमें धीरे धीरे सफेदी आने लगता है, यानी कि धुंधलापन आने लग जाता है और हमें चीजें जो है धुंधली दिखने लगती हैं। शुरू में आपको ग्लेयर लगती है, जैसे रात को आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, सामने से कार की लाइट आ रही है तो आपको चमक लगेगी, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तब हमें जो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जब विजन इतनी कम हो जाए कि आप अपना काम न कर पाएं। जब मोतियाबिंद बनने के बाद भी कभी कभी पेशेंट लोग डिले कर देते हैं तो बहुत सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कभी कभी जब मोतियाबिंद ज्यादा पक जाता है तो वो ग्लॉकोमा क्रिएट कर देता है या फट जाता है आंख के अंदर, तब उस समय आंख बहुत दर्द करने लगती है, ग्लॉकोमा हो जाता है, फिर रोशनी भी वापस नहीं आती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सही टाइम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लें। और आजकल जो मोतियाबिंद की हम लोग सर्जरी करते हैं इसको रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, मतलब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ साथ चश्मा भी हटा देते हैं। तो जो हम लोग लेंस लगाते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, आजकल ऐसे लेंसेज हैं जिससे कि मरीज को दूर का, बीच का और नजदीक का, तीनों दूरी की चीजें बिना चश्मे के दिखने लगती हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये जो अहम बातें हैं ये बताने के लिए, क्योंकि आज के डेट में ड्राइनेस सबसे ज़्यादा हो रही है बच्चों से लेके और यंग एज तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम फिर से उस सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियो आप तक बनाएंगे। तब तक इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि मोबाइल से जो समस्या आ रही है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उससे से ज़्यादा लोगों को बचाना भी है और उन तक ये जानकारी पहुंचानी आवश्यक है। मनीष मिश्रा, गांव कनेक्शन।
गांव कनेक्शन और आप देख रहे हैं रूरल टीवी।